Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। क्लियर है ना? यहाँ देखो मैंने एक न्यूरॉन का बेसिक सा डायग्राम बना रखा है, इसी से मैं आपको सारी चीज़ों को समझाऊंगा। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, ठीक है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक हो गया ना, वो क्या हो गया, तो सिंपल सा आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो न्यूरॉन के बारे में। आराम समझ में। अब ये न्यूरॉन क्या है, तो न्यूरॉन एक सेल है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल है। आराम समझ में। न्यूरॉन क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम का यूनिट भी होता है। आराम समझ में। तो इसमें लिखोगे, सबसे पहला पॉइंट लिखना, लिख लो यहीं नीचे में, न्यूरॉन्स आर a specialized cell which combine to form नर्व। क्लियर है ना? देखो ध्यान से समझना, अगर न्यूरॉन की बात करें, अगर एक सिंगल न्यूरॉन की बात करें तो वो एक सेल है, लेकिन यहाँ क्या है, न्यूरॉन्स ढेर सारे की बात कर रहे हैं, तो न्यूरॉन्स स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि कंबाइन हो जाते हैं आपस में, विच कंबाइन टुगेदर, लिख लो यहाँ पे, विच कंबाइन टुगेदर, और एक साथ कंबाइन होके क्या बनाते हैं, तो नर्व बनाते हैं। सो नर्व इज बेसिकली ए ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर। न्यूरॉन बोलो, नर्व फाइबर बोलो, एक ही बात है, लेकिन अगर नर्व बोलोगे सो दैट इज ए कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर। इतना पहले समझा आपने। यहाँ पे मैंने जो बनाया ये एक सिंगल सेल है, सो दैट इज, यहाँ पे मैंने फिगर जो बनाया वो न्यूरॉन का है, या फिर इसी को आप चाहो तो नर्व फाइबर भी लिख लो, है ना, और करके लिख लो। इसी को हम क्या लिखेंगे, नर्व फाइबर। ये जो पिक्चर है वो या तो न्यूरॉन का है, नहीं तो फिर नर्व फाइबर का है। लेकिन अगर मैंने नर्व बोला सो दैट इज, वो क्या हो जाएगा, वो ग्रुप हो जाएगा न्यूरॉन का। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे कि नर्व्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली निकलते हैं ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, नर्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? और फिर वहां से वो पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक फैल जाता है। कौन? तो नर्व्स, यानी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। तो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स अराइजेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड रीचेस अप टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंच गया वो, दैट्स वाई न्यूरॉन को बोलेंगे क्या हम, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब देखो पूरे बॉडी में फैल गया वो, तो पूरे बॉडी में वो करेगा क्या, चीजों को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, रिस्पॉन्स को शो करेगा, यानी मैसेज को इधर से उधर ले जाने और लाने का एक जरिया बन गया, एक रास्ता बन गया। नहीं आ रहा समझ में आपको? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं हम, ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट उसे भी लिख लेना, यहीं पे लिख लोगे नेक्स्ट पॉइंट बना के, as the nerves arises from brain and spinal cord and reaches this is up to each and every part our body. So अब देखो ये नर्व निकल रहा है ना, नर्व इज बेसिकली ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, तो इसीलिए न्यूरॉन्स को क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। सो न्यूरॉन is also known as unit of नर्वस सिस्टम। इसे हम नर्वस सिस्टम का यूनिट भी बोल रहे हैं, किसे, तो न्यूरॉन को। सो न्यूरॉन इज बेसिकली नोन एज नर्वस, सॉरी, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्लियर है ना? अब यहाँ पे देख लो एक न्यूरॉन का सिंपल सा स्ट्रक्चर, इसके पार्ट्स में जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो यहाँ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना साइड में आपको, दीज आर डेंड्राइट्स। दीज आर व्हाट, ऊपर चलो ठीक है, दीज आर डेंड्राइट्स, दिख रहा है ना आपको?
सो ये क्या है, डेंड्राइट्स है। कौन, तो ये जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए, इधर भी डेंड्राइट्स है। चलो मैं इधर ही लिख देता हूँ, इधर स्पेस भी है नहीं, डेंड्राइट्स, इसे यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये सभी क्या है, डेंड्राइट्स हैं। ये सभी क्या है, डेंड्राइट्स है। अब देख लो, बीच का जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये बीच का पोर्शन, ठीक है ना, इस बीच वाले पोर्शन को हम बोल रहे हैं साइटोन। बीच वाले पोर्शन को क्या बोल रहे हैं, साइटोन। अब ये देखो, साइटोन के बीच में ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना आपको, दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब ध्यान से देखना, यहां से जो यहां तक एक लंबा सा पार्ट दिख रहा होगा आपको, समझ रहे हो ना, जो कि साइटोन से ही निकल रहा है। साइटोन को दूसरा नाम होता है सेल बॉडी। क्लियर है ना, साइटोन का को ही क्या बोलते हैं हम, तो सेल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। और समझ में, साइटोन का ही दूसरा नाम है सेल बॉडी। तो सेल बॉडी से ध्यान से देखना, एक लंबा सा स्ट्रक्चर निकल रहा है। क्लियर है ना, नाउ दिस इज कॉल्ड एक्सॉन, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। तो ये वाला जो पार्ट हो गया ना, दिस इज व्हाट, तो एक्सॉन। सिर्फ ये वाला यहाँ पे मैंने एरो भले ही दिखाया, लेकिन मैं डिनोट कर रहा हूँ इस पूरे ही पार्ट को। क्लियर है ना, इस पूरे ही जो पार्ट है ना लंबा सा, उसे मैं डिनोट क्या कर रहा हूँ, एक्सॉन। क्लियर है। अब देखो, ये एक्सॉन ना लास्ट में जाके ब्रांचिंग हो गया है, यही एक्सॉन यहाँ तक गया और लास्ट में जाके इसकी ब्रांचिंग हो गई है। नाउ दीज ब्रांचिंग आर कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल्स। एक्सॉन टर्मिनल, या इसी को हम बोलते हैं नर्व एंडिंग, या इसी को हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। क्लियर है ना, या न्यूरॉन की जो एंडिंग होती है ना, उसी को नर्व एंडिंग बोलते हैं या एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं। सिंपल सा, इतना समझ में आया आपको। अब देखो, यहीं पे एक चीज और समझना, इतना आपको बेसिक बुक में मिल जाएगा, और भी कुछ कुछ पॉइंट समझो। इस एक्सॉन टर्मिनल में लास्ट में आपको एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, एक बटन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब, दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। इसे क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक नॉब। अब देखो, इस एक्सॉन में ध्यान देना, इस एक्सॉन में ये ब्लू कलर की एक एक्स्ट्रा लेयरिंग मैंने दिखा दी है। इसे इसे आप 3D इमेजिन करोगे। 3D मैं यहाँ बना नहीं सकता हूँ, लेकिन आप इमेजिन करो, ये जो लेयर है ना चारों तरफ से है, यानी कि अगर मान लो ये है हमारा एक्सॉन, तो इसके चारों तरफ इस तरीके से एक लेयर बना हुआ है, वो ब्लू कलर का जो मैंने लेयर बनाया है। एंड दैट लेयर इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, द माइलिन शीथ। माइलिन शीथ एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बनता है, जिसका नाम है स्वान सेल। स्वान सेल में एक्चुअली क्या होता है ना, वो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल रिलीज करते हैं, और रिलीज करके ना वो यहीं पे बाहर ही रिलीज करते हैं, इसके मेम्ब्रेन के बाहर। और फिर इस यहीं पे चारों तरफ से एक चादर की तरह उसको क्या कर लेता है, लपेट लेता है, रैप कर लेता है। क्लियर है ना, और यही बनाता है क्या, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के बारे में एक और पॉइंट याद रखना, आप याद रखोगे कि माइलिन शीथ जो होता है ना, ये एक इंसुलेटर का काम करता है यहाँ पे। ठीक है, देखो हम करने क्या जाएंगे ना, अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पे ना देखेंगे, या थोड़ी देर नहीं, अगर आज नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या देखेंगे कि मैसेज कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो मैसेज को बढ़ने के लिए वहां पे क्या होना चाहिए कि मतलब कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होते हैं ना, मेम्ब्रेन के अंदर बाहर चीजों का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। मैं बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जब जैसे ही माइलिन शीथ आ जाएगा ना, तो वहां पे इंसुलेटर हो गया वो। क्लियर है ना, इंसुलेशन कर दिया उसने, तो वहां से चीजों का ट्रांसफर नहीं होगा। और ऐसे न्यूरॉन्स जिसके एक्सॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोलते हैं, या माइलिनेटेड एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन में हो रहा है, एक्सॉन या न्यूरॉन पूरे न्यूरॉन में ही तो है ना बेसिकली, ठीक है। तो ये होता है, और ये स्पेशली पाया जाता है तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में, ये भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये माइलिन शीथ हो गया। अच्छा, यहीं पे याद रखो, देखो ध्यान से समझना, ये जो मेम्ब्रेन है, ये एक्सॉन है ना, एक्सॉन, एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है, देखो ऊपर नीचे एक मेम्ब्रेन दिख रहा है। सो दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, ये मैं मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ, देख लो,
गौर से देखना, इस मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ मैं। जब बात कर रहा था पिछली बार तो पूरे एक्सॉन की, अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन की। सो दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोलेमा। इसको क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। तो एक्सोलेमा के ऊपर ही एक एक्स्ट्रा लेयर है माइलिन शीथ का, और जहां पे ये प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन या एक्सॉन। अब देखो, ये मैंने इस मेम्ब्रेन के बारे में पर्टिकुलरली बोला था, क्लियर है ना, आप याद रखोगे। अब देखो, दो माइलिन शीथ के बीच में गैप भी तो है ना, दो माइलिन शीथ के बीच में देखो, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इस गैप को क्या बोलते हैं, इस गैप को बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर, रणवीर नहीं है भाई, रैनवियर है ना, याद रखोगे इस तरीके से। तो नोट्स ऑफ रैनवियर, रैनवियर क्या है, तो दिस इज द गैप, जो गैप प्रेजेंट है ना यहाँ, उसी को बोल रहा है, क्लियर है। अब देखो, एक चीज और याद रखना यहीं पे, इस साइटोन में, इस साइटोन में जो साइटोप्लाज्म होते हैं, इस साइटोन में जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। न्यूरॉन है ना ओवरऑल, तो न्यूरोप्लाज्म। और ये एक्सॉन में भी होते हैं साइटोप्लाज्म, और उसका नाम अलग होता है, उसे बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो इस तरीके से बता सकते हो, या चलो मैं उसे बाहर से लिखवा देता हूँ इस तरीके से, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन साइटोन, इसे क्या बोल रहे हैं, तो इसे बोल रहे हैं न्यूरोप्लाज्म, ठीक है ना। और दूसरा लिख लो, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन एक्सॉन, तो इसे बोल रहे हैं एक्सोप्लाज्म, क्लियर हुआ इतना। तो ये न्यूरोप्लाज्म और ये एक्सोप्लाज्म आप याद रखोगे। सो यही था हमारा एक तरह से स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। इस स्ट्रक्चर में देख लो फिर से क्या क्या है, एक बार समझ लेना, फिर मैं इसे लिखवा दूंगा आपको एक बार में, ठीक है ना। और यहीं पे फिर समझोगे, मैं ट्रांसपोर्ट भी बताऊंगा आपको। तो ध्यान से देखना, इसमें बेसिकली तीन पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज डेंड्राइट, क्लियर है। द सेकेंड इज साइटोन एंड द थर्ड इज एक्सॉन, क्लियर है ना। और एक्सॉन की एंडिंग जो है वो क्या हो गई, एक्सॉन टर्मिनल। तो चार पार्ट ही आप मान लो। अब देखो, याद रखोगे, डेंड्राइट्स वाले जो पार्ट होंगे ना, डेंड्राइट्स वाले का काम होता है मैसेज को लेके आना सेल बॉडी की तरफ, ठीक है। सेल बॉडी मेनली प्रोसेसिंग साइट है, तो सेल बॉडी के पास लेके आता है मैसेज कौन, डेंड्राइट्स। और इस सेल बॉडी से फिर एक्सॉन की तरफ बढ़ता है मैसेज, ये देखो एक्सॉन की तरफ बढ़ रहा है, और ये चला जाता है एक्सॉन टर्मिनल के पास, ठीक है। अब फाइनली ये तो एक न्यूरॉन का केस हुआ ना, एक न्यूरॉन से थोड़ी ना मैसेज ब्रेन तक चला गया। जैसे सपोज दैट, मान लो यहाँ मुझे चोट लगा, ये मैसेज मुझे फील हुआ ब्रेन में, तो यहाँ तक एक ही न्यूरॉन है क्या, नहीं ना, क्लियर है, ढेर सारे न्यूरॉन से बीच रास्ते में। तो ये तो एक न्यूरॉन का केस है कि मैसेज इधर से आया और ऐसे यहाँ तक आया। अब यहाँ से फिर दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ रहेगा, आ रहा समझ में। तो जब दूसरे न्यूरॉन जुड़ेंगे ना, तो यहीं पे याद रखना कि ये जो साइनेप्टिक नॉब है एक्सॉन टर्मिनल का या नर्व एंडिंग का, इस साइनेप्टिक नॉब से ये जो डेंड्राइट है ना जुड़ जाएगा। इसी न्यूरॉन का डेंड्राइट नहीं, किसी दूसरे न्यूरॉन का, क्लियर है ना, समझ पा रहे हो ना। तो इस वाले एक्सॉन टर्मिनल के साइनेप्टिक नॉब से, यानी लास्ट वाले पॉइंट से जुड़ जाएगा कोई दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट, क्लियर है ना। और जहां पे ये कनेक्शन बनता है ना, वहां पे एक गैप क्रिएट होता है, क्लियर है, उसे हम बोलते हैं साइनैप्स। और आगे पढ़ेंगे उसके बारे में कि साइनैप्स के पास कैसे मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। पहले इसमें तो देख लेना मैसेज का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इतना समझे। नोट्स ऑफ रैनवियर क्या हो गया, गैप हो गया। गैप से क्या फायदा होगा ना, कि मैसेज जब जाएगा ना तो इस तरीके से जंप करके जाएगा, आ रहा है समझ में। और अगर नॉर्मल, अगर ये माइलिन शीथ नहीं होता तो फिर मैसेज धीरे धीरे जाता है इस तरीके से, 7-8 बार ये चलता ना प्रोसेस, तब जाके पहुंचता है। मैं उसे भी बता दूंगा आपको थोड़ी देर में, ठीक है। इतना समझ गए होगे अगर आप, तो इसे नोट कर लोगे। तो इसे नोट कर लिया होगा आपने, है ना। मैं क्या करता हूँ, इसे एक बार इरेज कर देता हूँ, और इसके बाद देखते हैं हम कि इसके सारे पार्ट्स को देखेंगे एक एक करके, और मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा आपको, ठीक है ना। जो भी पॉइंट्स होंगे ना उसमें मैं सब कुछ लिखवा दूंगा आपको।
हेडिंग डाल देना यहाँ पे। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? पिक्चर हमने डायग्राम देख लिया, हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, है ना। तो हेडिंग बना दो, क्लियर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसके पार्ट्स का नाम लिखेंगे यहाँ पे और उसके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। लिख लेना, ए न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से हो गए भाई, आपको पहले से ही पता है। सबसे पहला लिख लेना सेल बॉडी, दूसरा लिख लोगे डेंड्राइट्स और तीसरा लिख लोगे एक्सॉन। इतना लिख लिया आपने, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। इसी एक्सॉन में देखो, एक्सॉन टर्मिनल आएंगे तो वो एक्सॉन जब मैं बताऊंगा वहां पे एक्सॉन टर्मिनल के बारे में भी मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी देखो एक एक करके इसे पढ़ेंगे आप। तो जो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, तो सेल बॉडी, ठीक है ना। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। तो एक एक करके अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्या हो गया हमारा, सेल बॉडी। इसी को क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं साइटोन, या इसी का एक और नाम है सोमा। क्लियर है ना। तो इसके तीन नाम हो गए टोटल, सेल बॉडी बोल लो, साइटोन बोल लो, या फिर सोमा बोल लो। ये तीनों के तीनों क्या है, तो सिनोनिम्स हैं, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है ना। अब देख लो ये क्या है, तो ये एक तरह से इस न्यूरॉन का मेन पार्ट है। अगर सेल बॉडी ने काम करना बंद किया, दैट मीन समझना सेल मर चुका है, वो न्यूरॉन क्या हो चुका है, मर चुका है। और न्यूरॉन के बारे में एक स्पेशल चीज आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि एक बार न्यूरॉन डैमेज हो गया ना, सो इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और रिसाइकल। क्लियर है ना। ना ही रिपेयर किया जा सकता, ना ही रिप्लेस किया जा सकता, ऐसे समझो आप। क्योंकि इसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है न्यूरॉन में। क्यों नहीं होता है, आपको अगर पता हो तो सोचो, ठीक है ना। क्यों इसलिए नहीं होता है ना, क्योंकि सेल, ये न्यूरॉन जो सेल होते हैं इसमें सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम पता है आपको, सेंट्रोजोम सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, ठीक है। तो सेंट्रोजोम एब्सेंट होते हैं, और सेंट्रोजोम क्या करता है ना, कि जब डीएनए कॉपी होती है ना, जब क्रोमोजोम बनते हैं दो सिस्टर क्रोमोजोम्स, तो उसे सेपरेट करने का काम करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या होता है कि क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से वो तुम्हारा एक माइक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्ट करता है और उसे ऊपर नीचे खींच के और उसे अलग कर देता है, ठीक है। मैंने सेल में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो उसे, ठीक है ना। कोई नहीं, जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो बस सीधा सा याद रखना कि ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रोजोम द न्यूक्लियस, सॉरी, द न्यूरॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड। क्लियर है, उसका सेल डिवीजन नहीं होगा बिकॉज दे लैक सेंट्रोजोम, याद रखना। तो आप ये भी सोच सकते हो थोड़ा देर के लिए कि सर प्लांट में भी तो सेंट्रोजोम नहीं होता है। तो प्लांट में सेंट्रोजोम का काम जो होता है ना, वो किसी दूसरे को दे दिया गया है, वो दे दिया गया है पोलर कैप्स को। तो वहां पे काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनिमल में होना जरूरी है क्योंकि यहाँ पोलर कैप्स भी नहीं है और यहाँ पे देखो सेंट्रोजोम भी नहीं है, तो यहाँ सेल डिवीजन भी नहीं होगा, ये आप याद रखोगे। चलो खैर, वो तो एक्स्ट्रा बातें हो गई, देखेंगे हम इसमें। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना, इट इज द मेन पार्ट of neuron and contains the different सेल ऑर्गेनल्स। ये क्या है, तो इस न्यूरॉन का एक मेन पार्ट है और इसमें डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक लाइक तुम्हारा जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया लिख लो, क्लियर है ना। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया तुम्हारा। आगे क्या लिख लोगे, लाइक तुम्हारा ये लिख लो, राइबोसोम लिख लो, लाइक लाइजोसोम लिख लो, है ना।
चलो ETC लगाओ, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, बहुत सारे चीज होते हैं, हम यहाँ पे सेल नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब चीजें प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। आगे लिखोगे इसी में, इट ऑल्सो कंटेन्स टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी इसमें प्रेजेंट है यानी साइटोन में ही। द फर्स्ट वन इज Needles granule and the second one is neurofibrils। क्लियर है ना? ये जो न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं ना, यही एक्चुअल में मैसेज के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, इट प्रोवाइड ए पाथ एक्चुअली, ठीक है ना? तो यहाँ पे लिख सकते हो आप डैश देके, इट हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। और नीजल्स ग्रैन्यूल के बारे में आप एक चीज याद रखना कि ये क्या होता है कि आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे सिंपली लिख लो, मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। क्लियर है ना? देखो इतना समझ गए आप। इसके बाद देखो एक एक बात समझोगे आप कि ये जो साइटोन है ना, यही मेन उसका प्रोसेसिंग साइट हो गया। अगर साइटोन ने काम करना बंद कर दिया या फिर किसी तरह से साइटोन डैमेज हो गया, दैट मीन्स ये सेल ही मर जाएगा। तो इसी में आप चाहो तो पॉइंट बना के लिख सकते हो एक, if the cytone stops to function, the cell would die। सेल क्या हो जाएगा? तो सेल मर जाएगा अगर इस साइटोन ने काम करना बंद कर दिया। साइटोन में जो प्रेजेंट थे तुम्हारे साइटोप्लाज्म, उसका नाम क्या था? न्यूरोप्लाज्म था, आपको याद है ना? चलो उसे मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, एक नोट बना के लिख लेना। ये नोट वही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लिख लेना। द न्यूरॉन या बेसिकली साइटोन में ही तो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं ना, साइटोन में ही सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, तो साइटोन ही लिख लो यहाँ पे। द साइटोन लैक्स सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम भी बोल सकते हो। देखो सेंट्रोजोम ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है जिसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली बेसिकली ये दो ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को सेंट्रोजोम बोलते हैं। और इसमें अगर एक एक स्ट्रक्चर को देखो ना, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं, तो इन दोनों सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रियोल्स। क्लियर है ना? तो यहाँ सेंट्रोजोम भी लिख सकते हो, सेंट्रियोल्स भी लिख सकते हो, बस समझ में आना चाहिए आपको। मैं सेंट्रोजोम ही लिख देता हूँ। द साइटोन लैक्स सेंट्रोजोम ड्यू टू विच the neuron do not have power of क्या तो डिवीजन, डिवीजन का पावर इसके पास नहीं है। दैट मीन्स अगर एक नर्व सेल डैमेज हुआ, सो इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और रिपेयर्ड। दैट इज, यहीं पे लिख लेना, दैट इज इफ a nerve cell gets injured, it can never be repaired और रिप्लेस। ना तो इसका रिपेयरिंग होगा और ना ही इसे रिप्लेस किया जाएगा अगर एक बार ये इंजर्ड हो गया तो। इतना क्लियर हुआ आपको? तो ये था हमारा सेल बॉडी। समझ में आया ना आपको? अब क्या देखेंगे हम? दूसरा डेंड्राइट या एक्सॉन, जो भी था नंबर हम देखेंगे उससे, ठीक है ना? इसे मैं इरेज कर रहा हूँ।
दूसरा देखना क्या था, डेंड्राइट्स थे ना, ये क्या था, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स देख लो, सेल बॉडी से निकले हुए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे। दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी। ढेर सारे होते हैं ना, दे आर मेनी इन नंबर एक्चुअली, ठीक है। अब ये करता क्या है ना कि दे ब्रिंग द मैसेज टुवर्ड्स द साइटोन, या इम्पल्स बोल लो या मैसेज बोल लो, एक ही बात है यहाँ पे। तो मैसेज को या इम्पल्स को क्या करता है कि साइटोन की तरफ लेके आता है, टुवर्ड्स द साइटोन। मैंने क्या बोला, टुवर्ड्स। एक और आएगा एक्सॉन, जो क्या करेगा, अवे फ्रॉम साइटोन। एक्सॉन क्या करेगा, साइटोन से दूर, लेकिन ये क्या कर रहा है, साइटोन की ओर। तो ये क्या कर रहा है, इट ब्रिंग्स द मैसेज टुवर्ड्स द साइटोन। बस यही सब पॉइंट्स लिखेंगे इसमें, तो पॉइंट बना के लिखते चलना इसमें। दीज आर स्मॉल कॉमा हेयर लाइक, हेयर लाइक के थ्रेड लाइक लिखो, एक ही बात है। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस that arises from द साइटोन। साइटोन बोल लो या सेल बॉडी बोल लो या सोमा बोल लो, अभी तो मैंने बताया आपको, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से समझना, ये क्या करेगा, तो इसका फंक्शन लिखना, दे रिसीव द सेंसेशन या इम्पल्स बोल लो, ठीक है ना, एंड ट्रांसमिट्स द सेंसेशन या एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स लिख लो यहाँ पे, टुवर्ड्स, किसकी तरफ, तो टुवर्ड्स द साइटोन। किसकी तरफ ले जाएगा, तो टुवर्ड्स द साइटोन। क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना इसी में, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना। इट ऑल्सो मेक्स अ कनेक्शन विथ अदर न्यूरॉन्स। देखो दूसरे न्यूरॉन के साथ यही तो कनेक्शन बनाएगा, याद करो, डेंड्राइट से ही जुड़ेंगे ना, एक्सॉन टर्मिनल। क्लियर है ना। तो ये दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बना रहा है, ठीक है ना। उस कनेक्शन के पास क्या क्या प्रॉब्लम होगा और उसका क्या क्या सॉल्यूशन होगा, उसे तो हम कवर करेंगे ही, ठीक है ना। उसे नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली कवर करेंगे, साइनैप्स वगैरह। यहाँ बेसिकली हम नॉर्मल बस स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर जब आपको नहीं पता होगा ना, और अगर मैंने इम्पल्स का ट्रांसमिशन दिखा दिया आपको पॉजिटिव निगेटिव करते हुए, तो फिर वहां आपको समझ में नहीं आएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पहले समझो, ये क्या कर रहा है, डेंड्राइट्स क्या कर रहा है, एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल के साथ, ठीक है ना। यहाँ मैंने वो सब लिखा नहीं है, सिंपल से ये क्या कर रहा है, तो एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेंड्राइट्स, ठीक है ना। अब देखो तीसरा जो हमारा बच गया वो क्या है, तो एक्सॉन है। क्या है ये, एक्सॉन है। अब देखो एक्सॉन के बारे में समझते हैं। तो एक्सॉन क्या है ना, एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था। ये देखो छोटा सा था, तो छोटा सा था इसलिए इसे हेयर लाइक भी बोल सकते हो। अगला क्या है, एक लंबा सा है, एक वायर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। एक्सॉन दिख रहा ना आपको, फिगर देख लो पीछे मैंने बना रखा था। तो एक्सॉन क्या था, साइटोन से निकला हुआ एक लंबा सा वायर लाइक प्रोजेक्शन था। क्लियर है ना। और वायर का क्या काम होता है आपको पता होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करवाता है। सेम फंक्शन यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करेगा। लेकिन इस केस में ना, न्यूरॉन के केस में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर होगा ना, वो बहुत ही कम होगा। यहाँ पे ना ये जाएगा तुम्हारा मिली वोल्ट में। यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो मिली वोल्ट में होगा, ठीक है। एक छोटा सा बैटरी डबल ए या ट्रिपल ए साइज का जो रिमोट में लगता है, वो भी 1.5 वोल्ट का होता है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, मिली वोल्ट में जा रहा है। मिली समझ रहे हो ना, उसका 1000 हिस्सा कर दो आप, एक का, 1 वोल्ट का 1000वां हिस्सा कर दो, ठीक है। या जो भी जितने भी मिली वोल्ट आए, क्लियर है ना, उतना इंटू 1/1000, जो भी हो बहुत कम जाता है, क्लियर है ना।
लेकिन हाँ इलेक्ट्रिसिटी तो पास कर ही रहा है। और देखो यही जब गैप बनेगा ना, जहां पे ये जुड़ेंगे एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट्स दूसरे दूसरे न्यूरॉन्स के, तो वहां पे गैप क्रिएट होगा। और गैप से तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है ना, तो यहाँ से हो जाएगा प्रॉब्लम कि यहाँ तक तो मैसेज आया, अब बोलेगा अब कहाँ जाए, अब बीच में तो गैप है, बीच में तो खाई है ना। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा उसे देखेंगे, उसके लिए थोड़ा वेट कर लो, है ना। चलो तो देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, एक्सॉन। पॉइंट बना के लिखते चलोगे इसमें भी, ठीक है ना। क्या लिखोगे यहाँ पे, इट इज ए लॉन्ग वायर लाइक या केबल लाइक, है ना। इट इज ए लॉन्ग वायर लाइक प्रोजेक्शन, एक मिनट, wire like projection which arises from the cyton। ये कहाँ से अराइज होगा, तो साइटोन से अराइज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो इसी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, ये अराइज हुआ साइटोन से, हाँ एक्सॉन टर्मिनल के बारे में लिख लो। ऐसे लिख लेना, द एक्सॉन ends in several branches। क्लियर है ना। ये क्या होगा, जब खत्म होगा तो ढेर सारे ब्रांचेज में खत्म होगा, नोन एज, क्या बोलेंगे इसे, एक्सॉन टर्मिनल्स। क्लियर है ना, एक्सॉन टर्मिनल्स बोलेंगे या फिर नर्व एंडिंग भी बोलते हैं इसे। अब देखो एक्सॉन टर्मिनल में ही एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एट द एंड ऑफ एक्सॉन टर्मिनल ए बटन लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, उसे भी लिख लो। एट द एंड ऑफ एक्सॉन टर्मिनल a button like structure is present, इसी में लिख लेना, which is known as, क्या बोलेंगे इसे, साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। अब देखो यहीं पे समझना, ये तो हो गया हमारा एक्सॉन। हाँ एक्सॉन देख रहा ना, एक्सॉन मैसेज कहाँ से कहाँ ले जाएगा, जरा इसकी बात करो। तो नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लेना, एक्सॉन कैरीज impulse away from सेल बॉडी। ये क्या करेगा, सेल बॉडी से दूर ले जाएगा, ये मैसेज को क्या करेगा, मैसेज या इम्पल्स बोलो उसे, सेल बॉडी से दूर ले जाएगा। यानी ये फिर किसी दूसरे न्यूरॉन को देगा और वो रिसीव करेगा, फिर सेल बॉडी के पास जाएगा, फिर एक्सॉन के पास, फिर एक्सॉन टर्मिनल, फिर कोई दूसरा न्यूरॉन आएगा, आ रहा समझ में। और यही दो न्यूरॉन के बीच में गैप क्रिएट होगा, जिसके बारे में अभी नहीं चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, और वो भी जरूरी भी है, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको। यहाँ पे देखो दो पॉइंट और था तुम्हारा, ये पहले ही बता दिया मैंने। बताओगे एक्सॉन में जो साइटोप्लाज्म होंगे उसे क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म। एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा। चाहो तो लिख भी लेना यहीं पे, कौन जगह है इधर, यहाँ पे लिख दूं, नीचे ही लिख लो, हाँ जगह है, लिख लो, द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन is called exolemma and the cytoplasm is called एक्सोप्लाज्म। क्लियर है ना। तो ये दो पॉइंट भी उसी में ऐड कर लेना। अब देखो यहीं पे समझेंगे हम, थोड़ा सा माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो जल्दी से देखते हैं फिर इसे खत्म करते हैं।
ये ऑलमोस्ट अब एंडिंग है। चलो, हाँ हम कहाँ थे, कुछ नोट्स देख रहे थे है ना, नोट्स देखते हैं। देखो ये नोट में मैं बता क्या रहा हूँ कि कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है ना कि जो तुम्हारे ये न्यूरॉन्स होते हैं उसके जो एक्सॉन होते हैं वो स्पेशली एक स्पेशल लेयर से सराउंडेड होता है, दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ। क्लियर है ना? जो कि बनाता कौन है, द स्वान सेल विच इज प्रेजेंट इन द एक्सॉन। जो एक्सॉन में प्रेजेंट है स्वान सेल, देखो याद रखना हर न्यूरॉन के एक्सॉन में स्वान सेल प्रेजेंट होगा, लेकिन हर न्यूरॉन में वो माइलिन शीथ नहीं बनाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप याद रख लो इसे। ठीक है, स्वान सेल एक स्पेशल सेल है जो बनाएगा माइलिन शीथ, जो इंसुलेशन का काम करेगा। मतलब कि वो एक सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल रिलीज करेगा जो उसको इस तरीके से बाहर से चादर की ओर लपेट लेगा, और वहां से फिर इलेक्ट्रिक करंट मतलब बाहर नहीं जा सकता है, मतलब कि चीजों का वो जो एक्सचेंज हो रहा था ना वो नहीं हो पाएगा। उसे भी मैं समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली, क्योंकि आज वो हो नहीं पाएगा ना एक्चुअली। आज इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद थोड़े से टाइप ऑफ न्यूरॉन्स देखेंगे। आधे घंटे तो लगभग हो चुके हैं, नहीं कोई नहीं, अभी चलेगा। हाँ तो इस नोट में लिख लेना, ऐसे करके लिख लो, समटाइम्स द एक्सोलेमा is covered by an additional additional layer, an additional layer which is formed from the swan cell, and this additional layer is known as myelin sheath। क्लियर है ना? इसी को क्या बोल रहे हैं, तो माइलिन शीथ बोल रहे हैं। इसी एक्स्ट्रा लेयर को क्या बोल रहे हैं, माइलिन शीथ। बना कौन रहा है, स्वान सेल। और स्वान सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एक्सॉन में प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो इतना समझे आप। अब देखो ये जो माइलिन शीथ जो बन गया, ठीक है, तो माइलिन शीथ बन गया ना, तो यहाँ पे जो कंडक्शन होगा ना वो बहुत ही फास्ट होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ दिस लेयर, ध्यान से देखना। अच्छा यहाँ पे वो पॉइंट भी लिख ही लो, स्वान सेल इज प्रेजेंट इन एक्सॉन। और यही स्वान सेल क्या बनाएगा, माइलिन शीथ बनाएगा। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से समझना, माइलिन शीथ के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे न्यूरॉन्स को हम बेसिकली दो भागों में बांटेंगे। तो ध्यान से देखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, न्यूरॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के न्यूरॉन दिखेंगे। द फर्स्ट वन इज माइलिनेटेड, या इसी को बोलते हैं मेडुलेटेड न्यूरॉन। अब इसमें क्या होगा भाई, तो इसमें देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा। तो यहां लिख लो, माइलिन शीथ इज प्रेजेंट, माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा। अब माइलिन शीथ के प्रेजेंट होने की वजह से ना इट हेल्प्स इन फास्टर कंडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखोगे, इट हेल्प्स इन
फास्टर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कैसे करेगा ना, मैं आपको समझाऊंगा। वैसे कैसे करता है ना वो आपको पढ़ना है 11th क्लास में, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा, आपको जरूर समझा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये समझ गए फास्टर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। हाँ, आगे लिख लेना, फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स, ठीक है ना। स्पाइनल नर्व्स और क्रैनियल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है ना। तो ये दो जगहों पे प्रेजेंट, क्रैनियल नर्व्स बेसिकली ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड में सिंपली। तो ये था हमारा मेडुलेटेड न्यूरॉन्स के बारे में एक चीज याद रखना, इट ट्रेवल द इम्पल्स 20 टाइम फास्टर देन नॉन मेडुलेटेड। अगर कंपेरिजन करो ना मेडुलेटेड और नॉन मेडुलेटेड में, तो मेडुलेटेड न्यूरॉन्स होंगे वो नॉन मेडुलेटेड से 20 गुना तेज स्पीड में इम्पल्स को ट्रेवल करवाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड वन, दैट इज नॉन मेडुलेटेड या नॉन माइलिनेटेड बोल दो, ठीक है। तो सिंपल सा लिख लेंगे, माइलिन शीथ क्या है, तो माइलिन शीथ एब्सेंट है भाई। क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, इट इज फाउंड इन रेस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स। इसको छोड़ दो तो रेस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स। क्लियर है ना। या पेरिफेरल न्यूरॉन्स भी इसे बोलते हैं, हम चाहो तो वो भी लिख सकते हो। तो ये समझ गया ना आप, मेडुलेटेड नॉन मेडुलेटेड का कॉन्सेप्ट समझ गया, नहीं माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखते हैं, ये किसके आधार पे था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो गया ना, कि स्वान सेल ने एक एक्स्ट्रा लेयर बनाया, दैट इज माइलिन शीथ। तो उसके आधार पे हमने देख लिया दो तरीके का है। यहाँ पे कंडक्शन फास्ट होगा, करीब 20 गुना फास्ट होगा, ठीक है ना। और इसको देखेंगे अगले लेक्चर में, मैं आपको समझा दूंगा कंडक्शन भी, ठीक है। वैसे कंडक्शन पढ़ना नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेक्चर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, लेकिन समझने के लिए होगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना ये आपको, कि माइलिन शीथ प्रेजेंट और एब्सेंट है, तो उसके आधार पे दो हो गए न्यूरॉन। अब देखेंगे ना फंक्शन के आधार पे न्यूरॉन। तो इसे जल्दी से नोट करो, मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो देखोगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, यही देखने जा रहे हैं ना। तो अगला हेडिंग बना दोगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो इसमें लिख लोगे सबसे पहला, इसमें तीन होते हैं बेसिकली, तो सबसे पहला लिख लो सेंसरी, या इसी को बोलते हैं एफेरेंट न्यूरॉन्स। क्लियर है ना। तो इसमें लिख लोगे these neurons carry the sensory information from different parts of बॉडी, या यूं कहो कि फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ये भी बोल सकते हो आप। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी बोलो, या फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स बोल दो। तो डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ना सीएनएस तक ले जाता है, टू द सीएनएस। नाउ व्हाट इज सीएनएस? सीएनएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बारे में समझ लोगे थोड़ा सा, आगे मैं बताऊंगा इसे। ये होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो अगर मैं पूरे बॉडी को ऐसे डिवाइड करूँ ना, तो देखो ऐसे सेंटर में जो भी नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा ना,
वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। और सेंटर में देखो एक ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कॉर्ड आता है, दो ही तो आते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ना एक स्पाइनल कॉर्ड होता है और दूसरा ब्रेन होता है। चाहो तो आप याद रखना, वैसे मैं आगे ये बताऊंगा जब नर्वस सिस्टम का डिवीजन करूंगा। फ्रॉम बॉडी टू द सीएनएस। अब सीएनएस के पास ले जाएगा तो सीएनएस क्या करेगा, तो सीएनएस उसको सेंस करके और फिर क्या करेगा, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। सो एज टू, इसके बाद ऐसे लिख लो, so that the CNS acts, या respond लिख लो, respond accordingly, यानी उस मैसेज के आधार पे वो रिएक्ट कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके, एक इम्पल्स दे सके। क्लियर है ना, यानी रिस्पॉन्स कर सके। स्टिमुलस आ रहा है ना, स्टिमुलस को लाने का काम कर रहा है सेंसरी न्यूरॉन, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा देखते हैं, द सेकेंड वन इज मोटर, या इसी को बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन बोल दो या फिर एफरेंट न्यूरॉन बोल दो। अब देखो एफरेंट न्यूरॉन क्या करेगा, तो एफरेंट न्यूरॉन ना, अब देखो एक रिस्पॉन्स जनरेट हो गया है ना, ब्रेन ने एक रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, सीएनएस ने, उसे इफेक्ट यानी उसे शो भी तो करना है ना। जैसे देखो पिछले क्लास में मैंने एक एग्जांपल लिया है कि किसी बच्चे को मुझे पीटना है, वो पीछे ना शोर कर रहा है क्लास में, तो ब्रेन ने एक रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया ऑलरेडी, लेकिन ब्रेन तो उसे नहीं मार सकता है ना, तो वो किसी बॉडी पार्ट का यूज करेगा, आ रहा समझ में, और तब जाके वो मारेगा। तो वहां से जो आएगा ना रिस्पॉन्स, जैसे मुझे हाथ ही चलाना है उसे दो लगाने के लिए, तो क्या होगा कि वहां से जो अब आएगा रिस्पॉन्स ब्रेन से इस हाथ तक, क्लियर है ना, ये लेके आएगा मोटर न्यूरॉन। क्लियर है, सो यही होता है हमारा मोटर न्यूरॉन। तो लिख लेना इसमें, दीज न्यूरॉन्स transmits regulatory impulse from the CNS to the concerned body part, या concerned टिश्यू या ऑर्गन लिख सकते हो। चलो वहां मैंने बॉडी पार्ट लिख दिया था, यहां लिख देता हूं टिश्यू और organs, so as to show द रिस्पॉन्स, ताकि रिस्पॉन्स को शो किया जा सके, यानी रिस्पॉन्स को एक्चुअल में वहां पे किया जा सके, दिखाया जा सके। आराम समझ में। देखना इसके बाद एक लास्ट बच गया हमारा, यहाँ जगह है, चलो इतने में हो जाएगा। तो थर्ड वन इज मिक्स्ड, या फिर इसी को बोलते हैं इंटरकनेक्टर, या फिर इसी को बोलते हैं रिले न्यूरॉन्स। क्लियर है ना, तो मिक्स्ड न्यूरॉन बोल दो, इंटरकनेक्टर न्यूरॉन बोल दो, या फिर रिले न्यूरॉन बोल दो, ऑल आर सेम थिंग, इसमें कोई भी डिफरेंस वाली बात नहीं है। और ये करेगा क्या, तो दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स विच पासेस द इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी टू मोटर। तो यहाँ पे लिख लोगे, these are special types of neurons which possess the impulse from sensory to motor neuron। क्लियर है ना, तो वो सेंसरी से मोटर न्यूरॉन तक ले जाएगा। इसके फंक्शन को देखेंगे हम रिफ्लेक्स एक्शन में, याद रखोगे, थोड़ा सा वेट भी रखोगे, ठीक है ना। आज के क्लास में दो तीन चीजें अनसॉल्व रह गई है ना, यानी एज ए क्वेश्चन रह गया, जिसका आंसर हम ढूंढेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में। पहला तो क्वेश्चन ये है कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि माइलिनेटेड में फास्ट कैसे होगा, क्लियर है ना, और तीसरा इस मिक्स्ड न्यूरॉन्स के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सारा देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्लियर है। तो यहाँ पे बेसिकली जो 3 क्वेश्चंस रह गए ना, उसे आप बस याद रखना कि हाँ ऐसा होता है, बस आप याद रखोगे कि हाँ सर ने बोला तो ऐसा होता होगा, ठीक है, या होता है। आप इतना भरोसा रखते हो मेरे पे तो बस समझ लो कि हाँ होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं समझा दूंगा ना। आज देख रहे हो समय की कमी है, अब इससे आगे मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ, ठीक है। चलो फिर तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो देखो वीडियो को लाइक करते जाओ और शेयर जरूर करो दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं जो भी देखो अभी तो क्वेश्चंस जैसे करवा रहा हूँ तो उसके पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ, मे भी आगे जाके मैं इस नोट्स का भी पीडीएफ शेयर करूं, क्लियर है ना। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लोगे, आप ही के लिए बेनिफिशियल है एक्चुअली, क्लियर है ना। वहाँ पे कोई चैटिंग वैटिंग का कोई सीन नहीं है कि हाँ आप जाओगे वहाँ पे तो फिर बच्चों के बीच में चैटिंग होता है, क्योंकि किसी ने मुझे सजेस्ट किया सर व्हाट्सअप का ग्रुप बना दो, तो व्हाट्सअप का ग्रुप इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ, बस सिंपल सा रीज़न है। देखिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाओ ना, कितना भी मना कर दो बच्चों को, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग चलता रहता है वहाँ, ठीक है। तो ये सब बस फालतू की बातें हैं। आपको कोई भी डाउट हो मुझे पर्सनली टेक्स्ट करो ना, मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर दो, जरूर टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। और मैं करता ही तो हूँ ना, वीडियो पे भी कमेंट आता है वहाँ पे भी मैं रिप्लाई करता हूँ, आपने देखा होगा। मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूँ और वहाँ पे रिप्लाई भी करता हूँ। चलो फिर ठीक है भाई, टेक केयर।